एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2023 में कि पोस्ट पैंडेमिक जो बहुत एक तो मैंने सेंट्रल बैंक बोला है ना, तो इससे बच सकते हो आप कि भाई मैन ने मतलब हाँ ये क्या होगा। अगर ऑल बोलता है तो वही फंसने वाला चांस होता, अगर सम बोलता तो आपको 100% ठीक कर देते थे। मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। Central bank generally assume that they have ability to counterpart the rising consumer price via monetary policy means। सेंट्रल बैंक को लगता है कि उनके पास ताकत है कि जो कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से जो राइजिंग कंज्यूमर प्राइस है, यार इन्फ्लेशन ही बोल दो, कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। दोनों ठीक है। इसने बोला है कि जब ज़्यादा विद रेफरेंस टू कंसिडर स्टेटमेंट इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई बाई करेगा, नहीं सेल करेगा। एक सेकंड, हाँ सेल करेगा तभी तो उसके पास पैसा आएगा। इफ़ आरबीआई इज रैपिडली इज रुपीज डेप, ये सही है। अगर पैसा अगर डॉलर कमज़ोर हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर बेच देगा मार्केट से, पैसा ले लेगा। तो पैसे की जो वो है, पैसे की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, पैसा मजबूत हो जाएगा। अब जैसे ये इंटरेस्ट रेट, अगर यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए ने इंटरेस्ट रेट कम किया है तो आरबीआई डॉलर उठा लेगा मार्केट से। अब इसने पूछा है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल स्टिमुलस। इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिस कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि लेबर को पैसे मिलेंगे ना। हाई परचेजिंग पावर बिल्कुल हो सकता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये तो होगा ही नहीं ना, इससे तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। एक दो चार। तो इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग इन इंडिया। जो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है 2022 में, साला इससे अच्छा तो फ्री में दे रहे थे पेपर, कितना इजी क्वेश्चन था। अब फिर क्वेश्चन है बेसिकली द क्वेश्चन इज वुड नॉर्मली सेंट्रल बैंक कंटेन क्वेश्चन अब इन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। बेसिकली द क्वेश्चन इज व्हाट वुड नॉर्मली अ सेंट्रल बैंक डू कंटेन इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है। इन द पोस्ट पैंडेमिक ईयर द economies across the world saw high inflation as various factors such as the supply chain constraint lockdown had already raised the price। इसमें क्या हुआ, इन्फ्लेशन इसलिए भी थी क्योंकि हमारे इंडिया में कैपेक्स ये इतना बड़ा पैकेज दिया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, या उससे पहले हमने इतना सस्ता कर दिया था भाई लोन उठाओ। उस टाइम लोग डर रहे थे ना पैसा इन्वेस्ट करने से। द आंसर वुड बी द आंसर इज it would be raise interest rates so that demand of credit comes down and hence inflation controlled। सिंपल सी बात है। Statement 2 is logical। Central government do their job of monetary policy regulation because naturally they believe they can do something about inflation, hence the statement 1 only tell what central bank do and it goes with logic। statement 1 ठीक है, थैंक यू। अब देखो, अब एडिशनल एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल कंटेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम लेट 2021 सेंट्रल बैंक बिगेन रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू कम्बैट इन्फ्लेशन ड्राइव थ्रू पोस्ट पैंडेमिक सप्लाई कॉन्स्टेंट एंड सर्जिंग एनर्जी प्राइस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। 2021 से ही ना सेंट्रल बैंक ने वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चालू कर दिया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इन्फ्लेशन क्यों थी, मेन रीज़न था सप्लाई चेन में वो बाधा और
तेल की प्राइस, एनर्जी प्राइस बढ़ गए थे रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। टू मैनेज दिस इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक लाइक यूएसए, फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड इम्प्लीमेंटेड रेट हाइक, मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव टू स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 बैंकों का नाम लिया, यूएसए, यूरोप एंड इंग्लैंड के बैंकों ने क्या किया, रेट हाइक, रेट जो इंटरेस्ट रेट थे ना वो हाइक कर दिए, ताकि भाई ऋण लेना महंगा हो जाए और इससे आर्थिक गतिविधि धीरे हो जाए। रिड्यूस प्राइस प्रेशर रिड्यूस हो गया, रिड्यूस प्राइस प्रेशर, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल सेंट्रल बैंक यूज टूल सच एज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये है, ये तो सबको पता है, हमने पढ़ा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ा है पीछे हमने। रिजर्व रिक्वायरमेंट भी पढ़ लिया। टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी हमने पढ़ लिया। टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन को ना लोगों ने बहुत बड़ा हुआ बना रखा, कुछ नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करोगे सब चली जाएगी। इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट reduce money supply, decrease consumer and business spending, and ultimately lower inflation. Interest rate and inflation, increase interest rate, reduce money supply, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, मनी सप्लाई को कम करो, डिक्रीज कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग, इससे क्या होगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग एंड बिजनेस स्पेंडिंग कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली लोअर इन्फ्लेशन हो जाएगी। कन्वर्सली लोअर इंटरेस्ट रेट कैन स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियली इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। अगर इसका उल्टा कर दोगे, लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, ये आपकी स्पेंडिंग को स्टिमुलेट कर देगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगी, पोटेंशियली इंक्रीज इन्फ्लेशन। असम्पशन टू सेंट्रल बैंक अज्यूम दे कैन मैनेज इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक अजम्पशन ऑफ सेंट्रल बैंक के हम क्या अजम्पशन लगाते हैं कि सेंट्रल बैंक अज्यूम दे कैन मैनेज इन्फ्लेशन थ्रू दिस टूल, कि सेंट्रल बैंक इन टूल्स के थ्रू इन्फ्लेशन मैनेज कर सकता है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बोल रखा है कि जितना पैसा मार्केट में होगा उतनी वृद्धि होगी, उतनी इन्फ्लेशन होगी। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट और बोल रखा है कि ना जितना पैसा कम होगा उतनी कम इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उतनी कम इन्फ्लेशन होगी। है ना। और देखते हैं एनफ्लिक्स का एक और फिलिप कर है ना, ठीक है, विच लिंकिंग मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। फिलिप्स कर मनी सप्लाई इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट की बात करता है, पर जो स्टैगफ्लेशन होती है ना वो फिलिप्स कर को ही तोड़ देती है। फिलिप्स कर कुछ नहीं कर पाता स्टैगफ्लेशन के मामले में। अब कमर्शियल बैंक के कुछ काम बता रखे हैं कि भाई डिपॉजिट लेता है, सिंपल सी बात है, लोन देता है ना। लोन भी तीन टाइप पे देता है, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट, टर्म लोन, ठीक है। और क्रेडिट क्रिएशन करता है, वही साख वृद्धि करता है, SLR CRR रख के साख में वृद्धि कर देता है। एजेंसी फंक्शन, ट्रांसफ़र मनी करता है, बिल पेमेंट करता है, कलेक्शन चेक करता है। फैसिलिटेटिंग पेमेंट करने में मदद करता है। ऑफर डिमांड डिपॉजिट चेक फैसिलिटी, पेमेंट कैन मेड डायरेक्टली और फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। लिंक बिटवीन शेवर्स एंड बोरोवर और शेवर के बीच में लिंक बनाता है। मीडिएट बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट इकोनॉमिक एजेंट, पुल का काम करता है सरप्लस एंड डेफिसिट इकोनॉमिक एजेंट के बीच में। एक्सेप्ट सेविंग एंड अलोकेटिंग फंड इन इकोनॉमी, सेविंग करता है, सेविंग को एक्सेप्ट करता है और फंड को अलोकेट करता है इकोनॉमी में। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, अब RBI के फंक्शन लो, करेंसी इशू करता है। देन तुम्हारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बैंकर टू द बैंकर है। रेगुलेटर ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, मेंटेनेंस प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सुपरविजन ऑफ बैंक, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड लैग इफेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द एक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक इन इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, to regulate supply of money, cost of credit and overall liquidity in economy to achieve macroeconomic objectives such as the price stability, output growth and employment। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है तो सेंट्रल बैंक जो हमारे देश का RBI लेता है ना, टू रेगुलेट सप्लाई चेन को रेगुलेट करने के लिए
और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को मतलब आपको किस कॉस्ट पे आपको पैसा मिल रहा है, एंड ओवरऑल लिक्विडिटी इन इकोनॉमी टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, आउटपुट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इन सबको करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। इसमें क्या होती है, आरबीआई जब महंगाई चल रही होती है तो भाई खरीद लेती है, नहीं नहीं तो बेच देती है, और जब अब सस्ताई चल रही होती है तो खरीद लेती है। बैंक रेट लोन देती है जिस पे कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, सीआरआर, आई गया सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉरल सैचुरेशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये बोल देते हैं मॉरल सक्सेसर में कि बैंक को बोल देते हैं कि भाई ये सही काम कर लो, और क्रेडिट कंट्रोल में बोलते हैं कि भाई इस सेक्टर को मत दो क्रेडिट। मॉनेटरी पॉलिसी के लैग इफेक्ट सुन लो। रिकॉग्नाइजेशन लैग पता, रिलेटिवली शॉर्ट, क्योंकि ना क्योंकि इसके पास ना क्योंकि जो हमारे पास इन्फ्लेशन और उसकी जो नॉलेज होती है ना, इन्फ्लेशन की नॉलेज, और ये क्या बोलते हैं थे, क्रेडिट ग्रोथ की नॉलेज, ये हमारे पास रेगुलरली बेस्ड पे अवेलेबल होती है, मतलब अवेलेबल होती है। इम्प्लीमेंटेशन लैग, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई लेजिस्लेटिव अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। 6 लोगों को मिलना है, वो 6 लोगों को आके ऐलान कर देना कि भाई ऐसे ऐसे होगा। इम्पैक्ट में टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी थ्रू मतलब टाइम लगता है कि रियल इकोनॉमी में जो इसके स्टेप लिए हैं। पहले लोग कम लोन लेना शुरू करेंगे, जब जाके कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना, इतना टाइम लगता है। बस इसका तुम्हारा ये इम्प्लीमेंटेशन लैग मिनिमल है, और तुम्हारा रिकॉग्निशन जो लैग है वो रिलेटिवली शॉर्ट है। जल्दी पता लग जाता है ना कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। और इम्पैक्ट लॉन्ग तो बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने में तो बहुत टाइम लगता है। फिजिकल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड लैग इफेक्ट। फिजिकल पॉलिसी रेफर टू द गवर्नमेंट डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्सेशन, जिसमें गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, टैक्सेशन के, बाहर से पैसे लेने के, हैं फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेशली एग्रीगेट डिमांड की, सरकार की एग्रीगेट डिमांड कितनी है। दिस इज़ अ डायरेक्ट टूल टू मैनेज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये डायरेक्ट टूल टू मैनेज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, पैसा देती है सरकार। रिसोर्स अलोकेशन है, ये है। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है। पेंसिल हाथी घोड़े भी मंगा लो यार, उसकी यात्रा में, किसी बंदे की यात्रा में मंगा लो। आर्मी यूज़ कर आर्मी के बाद तो अपने आती हैं, ये घोड़े मंगा लो, है ना, घोड़ों को खाना, चारा, पानी, कुत्ते, ये सब टैक्स हो रही है, टैक्स ज़्यादा बढ़ाओगे, टैक्स कम करोगे, ये सब चीज़ें। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट जो यूनिडायरेक्टली होते हैं, जिसे जीडीपी में काउंट नहीं करते, जैसे कि बुजुर्गों को दे दिए पेंशन, विधवाओं को दे दिए, महिलाओं को दे दिए, 2-2 हज़ार रुपये वैसे बांट रहे हो, किसानों को दे दिए। मातृवंदना योजना के साथ पहले बच्चा हुआ तो 5,000 रुपये दे दिए, मातृवंदना के साथ फिर जननी सुरक्षा के साथ 1,000 रुपये और दे दिए, तो 6,000 रुपये हो गए। देन दूसरे बच्चे में 6,000 रुपये दे दिए, 2 ही बच्चे कर सकते हो, 2 ही बच्चों का होगा। केवल एक एक्सेप्शन है कि तीसरी लड़की की ट्विन्स हों, ठीक है, ये हो गया। बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट उधार लेती है अपने घाटे को कम करने के लिए, है ना। लैग इफेक्ट ऑफ फिजिकल रिकॉग्निशन शॉर्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक डाटा वही अवेलेबल रहता है सरकार के पास, डाटा कि भाई कितना हुआ है, क्योंकि दोनों का ही शॉर्ट है, उनका भी शॉर्ट है रिकॉग्निशन इफेक्ट। आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी का भी शॉर्ट है, गवर्नमेंट का भी शॉर्ट है। इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट में टाइम लगता है, क्योंकि भाई आपको अगर फिजिकल अपनी पॉलिसी चेंज करनी है तो बजटली अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इन्हें तो बस बैंकों से बोलना है भाई ये काम कर लियो तू। इम्पैक्ट वेरिएबल डिपेंडिंग, अगर कैपेक्स में कर रहे हो, इम्पैक्ट लैग डिपेंड करता है कि आप कौन से खर्चा कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो भाई वो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई पुल बनेगा, नौकरी मिलेगी, बांध बनेगा, नौकरी मिलेगी, खर्च करेगा, टेंडर निकलेगा, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। परंतु आप सीधा पैसे खाते में जमा कर रहे हो, लोग हो जाएंगे, थोड़ा बहुत खर्च करना शुरू कर देंगे। कंसेप्चुअल समरी, मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन
is and implemented by central bank through financial system mainly affect interest rate, credit availability and liquidity. It affect direct it affect indirect but more flexible and reversible. Its strength stabilizing inflation and liquidity, but it may be slow इन सिमुलेटिंग रियल एक्टिविटी ड्यू टू ट्रांसमिशन लैग। मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें बोल रखा है कि ना सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करता है फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू, मेनली इफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को, लिक्विडिटी को। इसका इफेक्ट इनडायरेक्ट होता है बट ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि भाई आप 2 महीने बाद आके वो भी कर लो, और रिवर्सेबल होती है। आप इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ा दो बैंकों के। इट हैज़ इट्स स्ट्रेंथ लाई इन द स्टेबलाइजिंग। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में कंट्रोल करती है। हो सकता है ये स्लो हो और ये रियल एक्टिविटी में थोड़ा लंबे समय से प्रभाव डाले, हो सकता है। फिजिकल पॉलिसी ऑन अदर हैंड इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, एंड वो इनडायरेक्टली होती है, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनडायरेक्टली होती है, क्योंकि सीधे कंज्यूमर को थोड़ी फर्क पड़ेगा, और उसमें सीधा कंज्यूमर को फर्क पड़ता है। On other hand, it is conducted by government directly influence and demand through changing in spending and taxation। और इसमें होता है कि सरकार की डिमांड चेंज हो गई है और टैक्सेशन में बदलाव आ गया है। इट कैन इमीडिएटली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर एंड सोशल ग्रुप। इसमें इमीडिएटली टारगेट होता है, बट कॉन्स्टेंट बाय पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर मेकिंग इट लेस फ्लेक्सिबल। पर वही रेड टेपिज्म है, तो इससे टाइम लग जाता है। जनरली मॉनेटरी पॉलिसी इज अ क्विकर टूल टू इम्प्लीमेंट बट स्लोअर इफेक्ट इन रियल इकोनॉमी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना भाई, बेचारा काम तो जल्दी कर देते हैं अच्छी तरह से, पर उसका इफेक्ट आने में टाइम लग जाता है। पर जो फिजिकल पॉलिसी होती है ना, वो स्लो इम्प्लीमेंट होती है, पर उसका इम्पैक्ट पावरफुल होता है। क्योंकि वो सरकार है भाई, वो सरकार है, वो अपनी स्पीड से चलती है, पर उसका एक चाबुक पड़ेगा तो सबको ठीक कर देगा। और ये RBI है, इसके पास बेचारी के पास वैसे थोड़ी है। थैंक यू। और मैं बताऊँ, सरकार को हमने चुना है तो सरकार पे हमारा ज़्यादा भरोसा है ना, सरकार के कदम पे। थैंक यू।